हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक की। वीडियो के अंदर बात करेंगे यूएसडीसी डीपैक क्यों हो रहा है, यूएसडीसी के डीपैक होने का मतलब क्या है, स्टेबल कॉइन्स का फ्यूचर क्या है, बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या 2008 का क्राइसिस वापस आ रहा है। ये पूरा एपिसोड अगर आपको अभी तक बहुत सारी कन्फ्यूजन है तो एंड तक देखेगा। ये बहुत अर्जेंट वीडियो है, मतलब ये वीडियो बहुत अर्जेंट है, ये आपको समझना चाहिए। और ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे देगा कि एक्चुअल में होने क्या वाला है और क्या हुआ है। आप देख रहे हो कि अभी जो यूएसडीसी है वो 0.88 पे डीपैक हो गया था। तो डीपैक का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। स्टेबल कॉइन्स होते क्या है? स्टेबल कॉइन्स का मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं स्टेबल स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि जो जो उस टोकन की वैल्यू है, राइट, वो बैक्ड है रियल फियाट करेंसी से या रियल वर्ल्ड एसेट से। उसकी वैल्यू बैक्ड होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक यूएसडीटी, तो एक यूएसडीटी के पीछे $1 की वैल्यू है। मतलब हमेशा उसके पीछे जो उसको जब इशू किया जाता है, अगर मैंने स्टेबल कॉइन इशू किया मार्केट के अंदर, तो मुझे $1 रिजर्व के अंदर रखना है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर कोई कहता है कि 10,000 स्टेबल कॉइन्स इशू हुए हैं या 1 मिलियन स्टेबल कॉइन इशू किए किसी ने, तो उसको $1 मिलियन जो है उसको रिजर्व में रखना है। रिजर्व के अंदर जो है दो तरीके से रखे जाते हैं, या तो कैश के अंदर रखा जाता है रिजर्व, या उसको रियल वर्ल्ड एसेट्स हो गई, जैसे बॉन्ड्स हो गई, सिक्योरिटीज़ हो गई, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बॉन्ड्स हो गए, तो उसको थोड़ा हाईली लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। तो ये स्टेबल कॉइन्स जितने भी इशूअर हैं, चाहे यूएसडीटी है, यूएसडीसी हैं, ये जो पोर्शन ऑफ जो उसकी बैकिंग है उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में रखा जाता है। अब इसमें हुआ क्या है कि यूएसडीसी ने अपना जो टोटल रिजर्व है, तो यूएसडीसी को इशू करने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सर्कल। तो सर्कल ने जब यूएसडीसी को इशू किया, तो उसने क्या करा कि अपने जो कैश रिजर्व्स हैं उसने 25% जो कैश रिजर्व्स हैं, जो कैश के अंदर जो अपने बैकिंग है, मतलब एक यूएसडीसी के पीछे, उसको 25% कैश में रखा। और उस 25% कैश का मतलब है कि 9.88 बिलियन $, जो उसने कैश में रखा। और उसने ये जो है, ये 25% जो अपना कैश रिजर्व है, उसको जो है 8 बैंक के अंदर रखा। अब ये जो 8 बैंक हैं, ये 8 बैंक के अंदर बीएनवाई, मेलन है और बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन उसने 3.3 बिलियन जो है वो उसने सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर रखा हुआ था। और ये जैसे ही उसने अनाउंस किया सर्कल ने कि उसका 3.3 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ रिजर्व है वो सिल्वर वैली बैंक के अंदर है, तो पैनिक हो गया, क्योंकि सिल्वर वैली बैंक जो है वो उसको एफडीआईसी ने टेक ओवर कर लिया। एफडीआईसी का टेक ओवर तब करता है जब बैंक के जो पोजीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो लिक्विडेट होने के कगार पे हो जाता है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑनर नहीं कर सकता। और तो उस केस में जो रेगुलेटर है वह बैंक्स को टेक ओवर कर लेते हैं और सारी ट्रांजैक्शन जब फ्रीज हुई, जब सिलिकॉन वैली बैंक जब डूबता हुआ नज़र आया, तो सिलिकॉन वैली बैंक की तो खबर हमने कल भी पोस्ट करी थी। और सिलिकॉन वैली बैंक के जो हालात हैं, उसने उसके जो वो बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक एक इस तरीके का बैंक था कि अमेरिका का 20वां सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक था। उसका जो एक्सपोजर ज़्यादातर जो था वो टेक कंपनीज़ के अंदर था और जो स्टार्टअप्स के अंदर था। सिलिकॉन वैली बैंक की खबर जैसे ही आई कि उन्होंने काफ़ी सारी अपनी सिक्योरिटीज़ बेची हैं लोगों के पैसे को ऑनर करने के लिए, तो एक पैनिक क्रिएट हो गया कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो डूबने वाला है। जैसे ही खबर आई तो सिलिकॉन वैली बैंक का 70% उसका स्टॉक प्राइस क्रैश कर गया। तो जैसे ही उसको रेगुलेटर्स ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद क्लियर हो गया कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने वाला है। अब जब कोई चीज़ डूबने वाली है तो उसके पास यूएसडीसी जो सर्कल है उसके रिजर्व्स वहाँ पे पड़े हैं। तो अब जब रिजर्व्स वहाँ पे पड़े हैं, राइट, जो कि मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अगर 25% कैश रिजर्व था, 25% में से सिलिकॉन वैली बैंक के पास ऑलमोस्ट उसका 8% जो है एक्सपोजर जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक में था। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसे पड़े हैं सर्कल के। अब अगर क्या हुआ, अगर बैंक डूब रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि जो साथ में जो सर्कल का जो रिजर्व है वो भी डूब गया। अब जब रिजर्व डूब गया तो होगा क्या कि अब जब स्टेबल कॉइन को लोग बेचने जाएंगे वापस से, जब आप रिडीम करने जाओगे, तो सर्कल के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो 100% रिडीम कर दे, क्योंकि उसके पास जो कैश रिजर्व्स हैं वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिल्वर बैंक के पास पड़ा है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर ये पैनिक हुआ। तो जब
होता क्या है कि अल्टीमेटली व्हेन देयर आर मोर सेलर एंड लेस टेकर ऑफ यूएसडीसी, राइट, तो वो वहाँ से प्राइस डीपैक कर गया। ये लूना वाला डीपैक नहीं है, जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है वो नहीं है। यहाँ पे लोग ज़्यादा कन्वर्जन चाह रहे हैं अपने यूएसडीसी का किसी और एसेट्स में, तो अपने यूएसडीसी को कई लोग उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि यूएसडीसी से यूएसडीटी बाय कर रहे हैं, बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, इथेरियम के अंदर मूव कर रहे हैं। और कुछ लोग जब उसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो देर आर मोर पीपल हु वांट टू सेल यूएसडीसी एंड गेट मोर यूएस डॉलर। तो सेलर ज़्यादा है और बायर कम है, तो क्या होगा, व्हेन देयर इज मोर सप्लाई एंड लेस डिमांड, तो प्राइस नीचे आती है। तो सिमिलरली यहाँ से वो डीपैक कर गया, $1 से वो 0.88 सेंट्स पे डीपैक कर चुका है यूएसडीसी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, जो स्टेबल कॉइन्स है खासकर, तो जब ये रिजर्व्स रखते हैं, तो या मैंने जैसे बताया, या तो कैश में रखते हैं, या वो सिक्योरिटीज़ में रखते हैं, या प्रॉपर्टी के बॉन्ड्स होते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेबल कॉइन इशूइंग कंपनी है, उसके पीछे जो स्टेबल जो रिजर्व्स हैं वो स्टेक पे हैं, वो रिस्क पे हैं। अगर वो किसी बैंक के अंदर डाले हुए थे और वो बैंक भाग गया तो रिस्क पे हैं। अगर वो किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर डाला हुआ था, वो सिक्योरिटीज़ फॉल हो गई तो लॉस पे है। अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर, कमर्शियल पेपर्स के अंदर डाला तो वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डर फेल हो गया तो लॉस में है। हमने पीछे ये देखा था कि एवरग्रांदे का इशू, एवरग्रांदे के अंदर भी यूएसडीटी का एक्सपोजर है। कल को एवरग्रांदे फेल होता है तो यूएसडीटी को उसका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी जो रिजर्व्स हैं वो एवरग्रांदे के में एक्सपोजर है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबल कॉइन इशू करने वाली जो कंपनी है, उसके जो रिजर्व्स हैं, जिस फॉर्म में उसने रिजर्व्स को होल्ड किया है, वो स्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत समझने वाली बात है। और जब भी आपकी डिपेंडेंस किसी और चीज़ पे है, तो आप सिक्योर कैसे हो सकते हो? आपकी डिपेंडेंस किसी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन पे है, तो आप सिक्योर कैसे हो सकते हो? इससे हमें ये सीखने को मिला, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, वो ये सीखने को मिला कि जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है क्रिप्टो का, खासकर स्टेबल कॉइन्स का, हम पहले सोचते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सिक्योर लगते हैं। स्टेबल कॉइन्स की डिपेंडेंस जो है वो कमर्शियल पेपर्स पे है, बॉन्ड्स पे है, सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस पे है, बैंक्स के ऊपर है। इनमें से कोई भी एक कड़ी कमज़ोर होगी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसका फॉल आउट होगा। अब इसमें आपको ये भी समझ रहोगे कि सर ये कितना बड़ा फॉल आउट है, क्या यूएसडीसी जीरो हो जाएगा? मैं आपको एक बताऊं, यूएसडीसी जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि आप समझिए कि एक्सपोजर जो है 25% ही कैश में था। उस 25% कैश के अंदर से भी 8 बैंकों के अंदर डिवाइडेड था, और उसमें से भी जो एक्सपोजर था वो 3.3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोजर था। मैं मानता हूँ कि आज सपोज के लिए सिल्वर वैली बैंक जो है वो वापस नहीं आता है, तो क्या होगा? तो 3.3 बिलियन जो है वो मार्केट से रेज करके अपने चीज़ों को वो ऑनर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर 40 बिलियन मार्केट कैप के अंदर 3.3 बिलियन अगर उनका वो होल हो भी जाता है, तो वो मार्केट से पैसे को रेस करके उसको उस गैप को फिल कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि सिल्वर वैली बैंक का अभी मंडे से रिडम्पशंस, एफडीआईसी ने बोला है कि जो उसके जो इंस्टीट्यूशनल जो जिनके पैसे देने हैं, उनके वो पैसे मंडे से वो रिडीम करेंगे देना। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सर्कल के पैसे जो हैं उसको मिल जाएंगे सिल्वर वैली बैंक से। लेकिन एक इशू यहाँ पे ये क्रिएट हो गया कि अगर आप देखो तो ये छोटा एक्सपोजर था, छोटा बैंक, मतलब सिल्वर वैली सर्कल का अगर सपोज यही बड़ा एक्सपोजर होता, सपोज पूरा 25% कैश रिजर्व यही होता, तो क्या होता? तो ये आने वाले टाइम में हम ये पता लग गया कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो रियलिटी में स्टेबल नहीं है, उनका रिस्क उतना ही है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे कैश रिजर्व्स रखे हुए हैं, वो कंपनीज, वो इंस्टीट्यूशंस, वो जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो चीज़ें वो स्टेबल नहीं है, वो बैंक स्टेबल नहीं है, राइट? तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि सर्कल को बचाने के लिए बहुत सारे जो, चाहे वो यूएस गवर्नमेंट है, चाहे काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों का स्टेक है, एक यूएस की रेपुटेशन है, तो आई एम श्योर कि रेगुलेटर एंटर करेगा एंड दे विल ट्राई टू सर्व सिल्वर वैली बैंक से जो एटलीस्ट सर्कल का जो पैसा है उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, उसे ऑनर करने की कोशिश की जाएगी। बट मार्केट में क्योंकि इस टाइम पैनिक है, तो काफ़ी सारे लोग यूएसडीसी को सोच रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। और बट क्योंकि एक्सपोजर पे डिपेंड करता है ना, उनका 100% एक्सपोजर नहीं था यूएसडीसी का। वो जो गैप है उसको, वो उस होल, वो इतना मैनेजेबल है कि उसको वो पैसे को फंड रेज करके, या सिल्वर वैली बैंक से ही अगर मंडे को उनको वो पैसे मिल गए तो वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन एक चीज़ पता लग गई कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैं बताता ही रहता हूँ कि वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है। इससे ये पता लगता है कि जो बिटकॉइन है,
राइट। फिर मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ कि जो बिटकॉइन है वो ट्रू फॉर्म में एक आने वाले टाइम की एक स्टेबल फॉर्म ऑफ एसेट है। स्टेबल का मतलब यहाँ से प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल का मतलब है कि वो वल्नरेबल नहीं है। डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क इसीलिए बोला जाता है बिटकॉइन को, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के काउंटर पार्टी अटैक नहीं होते, वहाँ किसी पे वो डिपेंडेंस नहीं है, किसी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ किसी सिक्योरिटी, किसी बॉन्ड, किसी स्टॉक, किसी लैंड, किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं है। बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ट्रू फॉर्म में हज़ारों लाखों लोग मिलके उस नेटवर्क को चलाते हैं। वहाँ पे लेंडिंग का, वहाँ पे बोरोइंग का वो आउट ऑफ थिन एयर क्रिएटेड नहीं है। वहाँ पे एक ट्रू फॉर्म में वो मॉनेटरी नेटवर्क एक एनर्जी से क्रिएट होता है बिटकॉइन, और किस तरीके से वो माइनर उसे माइन करते हैं, किस तरीके से नोड्स उसे उस इकोसिस्टम को और उस लेजर्स को मेंटेन करते हैं। अगर आप डीपर अंडरस्टैंडिंग देखें तो आज भी जो यूएसडीसी से पैसा निकल के आपने देखा होगा बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, इथेरियम के अंदर जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार जिसको वो स्टेबल समझते थे वो भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल रियल फॉर्म में स्टेबल का मतलब ये है कि स्टेबल का मतलब प्राइसिंग से नहीं है। स्टेबल का मतलब है कि कौन सा मॉनेटरी नेटवर्क वल्नरेबल नहीं है, स्टेबल है, स्ट्रांग है। स्टेबल को हम लोग प्राइसिंग से समझते हैं, लेकिन रियलिटी में मॉनेटरी नेटवर्क का स्टेबल का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ, कि उसके अंदर अटैक करना कितना मुश्किल है, उस नेटवर्क को गिराना कितना मुश्किल है, उस नेटवर्क के अंदर फ्रॉड तो नहीं है, उस नेटवर्क के अंदर मैनिपुलेशन तो नहीं है, उस नेटवर्क के अंदर इस तरह के फॉल आउट तो नहीं है। राइट। 2008 की याद दिला दी सिल्वर बैंक ने, और इसने ये भी बताया कि ऐसे क्राइसिस आते रहेंगे, हर 8-10 साल में क्राइसिस आते हैं। यूएस के अंदर इसको 2008 का रिपीट भी माना जा रहा है। तो आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रू फॉर्म में अपनी वेल्थ को सिक्योर करना चाहते हो तो वो कोई पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन या ऑल्ट कॉइन्स में नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगले 10 साल 15 साल जो है ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट होके या स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ अक्यूमुलेशन कर सकता हूँ। वो आपकी बहुत रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। जहाँ पे भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे भी किसी नेटवर्क को अटैक करना या तो जानबूझ के या उसका ओरिजिनली फॉल आउट हो जाए। अगर सपोज करो स्टेबल कॉइन के पीछे कोई करेंसी है, वही फॉल आउट हो जाए, वो करेंसी फॉल हो जाए। राइट। तो इसीलिए फ्यूचर ये देखा जाता है कि स्टेबल कॉइन्स के अंदर आप ये देखो क्योंकि एक डाउट, एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएशन हुआ, और रियल फॉर्म में लोगों को रियल फॉर्म में स्टेबल का मतलब समझा। स्टेबल का मतलब स्टेबल प्राइस नहीं है, स्टेबल का मतलब है नेटवर्क की स्टेबिलिटी। और ट्रू फॉर्म में अगर कोई नेटवर्क स्टेबल है तो वो बिटकॉइन है, और वो क्लियर दिख रहा है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग उसी में दिख रही है ना, कि आज जब वो बिक रहा है, जब यूएसडी का फॉल आउट हुआ, यूएसडीसी का फॉल आउट हुआ, तो बिटकॉइन के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों का वो कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। आने वाले टाइम में ये आपको इस तरह की न्यूज़ आप और अपडेट मिलती रहेंगी। आपको इस टाइम करना क्या, पैनिक नहीं होना है। बहुत ज़्यादा पैनिक होकर कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। यूएसडीसी एक इतनी बड़ी एंटिटी है, सर्कल एक इतनी बड़ी एंटिटी है। मैं यहाँ कोई सर्कल की आपको ये नहीं, लेकिन आप कई लोग को मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे लिख रहे हैं एल्गोरिथमिक कॉइन, जैसे एफटीटी हुआ था, ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तभी हो सकता है कि जब वो एक पैनिक का एक लेवल है कि जब 30 बिलियन यूएस डॉलर की करीब आसपास जब लिक्विड, जब वो सारे लोग एक साथ जाके उसकी कन्वर्जन करना शुरू कर देंगे, यूएसडीसी को सेल करना शुरू कर देंगे, तब पैनिक ज़रूर हो सकता है। लेकिन उससे पहले फिर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन के पीछे रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स में से 25% रिजर्व उनका कैश में था, सर्कल का। उस सर्कल का जो 25% में से भी 8 बैंकों में डिवाइडेड था। 8 बैंकों में से भी उसका 3.3 बिलियन का उसका एक्सपोजर था, जो कि ऑलमोस्ट 8% का एक्सपोजर था उसका। जो कैश रिजर्व में से जो उसका टोटल एक्सपोजर में से 8% का उसके आसपास का उसका एक्सपोजर सिल्वर वैली बैंक में था। तो आई एम श्योर कि मंडे के बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि अल्टीमेटली होगा क्या। बट ऐसे टाइम पे डेफिनेटली लोग बहुत सारे उसको यूएसडीसी से निकलना चाहते हैं, वो जो कि स्वाभाविक है। सो आने वाले टाइम में और मंडे ऑनवर्ड्स क्या रिपोर्ट होती है, क्या सिल्वर वैली बैंक के जैसे ही रिज्यूम होगा कि क्या उसके पैसे इनको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्या यूएसडीसी को मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो उसने अगर सिल्वर वैली बैंक से यूएसडीसी सर्कल को अगर वो पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो आप वापस से देखोगे कि यूएसडीसी को अपने ट्रू फॉर्म में, ट्रू ओरिजिनल $1 के पैक को मेंटेन करते हुए। कैसा लगा आपको ये आज का जो वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आप तक लेके आता रहूँगा और आपको ऐसे इन्फॉर्म करता रहूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।